नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आज की बड़ी खबर यह है कि मौसम विभाग ने सितंबर महीने के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस बड़ी खबर को लेकर आज हम एक मौसम विशेषज्ञ के साथ चर्चा करने वाले हैं, जो हमें सितंबर 2025 में होने वाली बारिश और इसके बढ़ते अलर्ट्स के बारे में बताएंगे। आखिर क्यों इस बार बारिश को लेकर इतनी सतर्कता बरती जा रही है, क्या है इसके पीछे की वजह और हम कैसे रह सकते हैं सुरक्षित और तैयार। तो चलिए बिना देर किए स्वागत करते हैं अजीत कुमार जी का। स्वागत करते हैं जो एमडी हैं शालिग्राम फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी सर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि सितंबर 2025 में भारी बारिश किन क्षेत्रों के सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो सितंबर 2025 में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है वो पर्टिकुलरली कौन से क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है और ये सामान्य वर्षों से इस बार कितनी अधिक बारिश होने का अनुमान है? देखिए, और वर्षों से काफी ज्यादा है। मतलब एक क्योंकि जो अलर्ट हम जो अनुमान जो जारी करते हैं, अनुमान में बदलाव भी करना पड़ता है, हो जाता है। हालांकि मौसम विभाग ने काफी मतलब उनके अब अनुमान अच्छे होते हैं, फिर भी जिस तरह से मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है, ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि कितने मतलब 15 दिन 20 दिन या 1 महीने बाद का ज्यादा हम नहीं बता सकते हैं। हम बस 1-2 दिन का ही अच्छे से बता पाते हैं। और लगभग सारे जगह पे अगर रेड अलर्ट नहीं है तो ऑरेंज अलर्ट है या येलो अलर्ट है, तो अलर्ट सब जगह पे है लगभग। मतलब भारत के मेन जो एरियाज हैं, खास करके नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा ही है। सब जगह पे बारिश है और आप देख रहे हैं कि इतनी भयंकर वाटर लॉगिंग हो जाती है और बहुत सारी समस्याएं भी आ जाती है। आपने बचने की बात भी कोई पूछी थी क्या? जी सर, मैं आपसे बस ये चीज पूछी थी कि इस बार क्या अनुमान है कि पिछले सालों के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा बारिश इस बार हमें देखने को मिल सकती है, खासकर सितंबर के महीने में। क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि सितंबर तक आते आते मॉनसून थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, पर इस बार ऐसा लग नहीं रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा इस बार क्या है कि जबकि ये मौसम मतलब जो अगर अपने इंडियन मौसम के हिसाब से कहें तो भादों का मौसम है, जो हम बोलते हैं भारतीय मौसम के हिसाब से। तो सावन तो बहुत बरसा, भादों भी उससे कम नहीं बरसा, ज्यादा ही बरसा। और भादों भी टुवर्ड्स द एंड है अब, जी क्योंकि इस बार सब जान रहे हैं कि सारे जो हिंदी इंडियन कैलेंडर के हिसाब से सब चीजें पहले पड़ रही हैं। तो इतना जो इस तरह का मौसम का बदलाव आया है, इसके बहुत सारे कारण हैं जो पर्यावरणविद जानते हैं, एक्सपर्ट लोग जानते हैं और बताते भी हैं। क्लाइमेट चेंज का असर है और मतलब जो हमारा हमारा जो क्लाउड्स है और क्लाउड बर्स्ट की जितने केसेस हो रहे हैं हिल्स में, दिल्ली एनसीआर जैसे जगहों पे तो हिल्स का बहुत फर्क पड़ता है, हिल्स के जो एनवायरमेंट का फर्क जी यहाँ पे पड़ता है। और सारे तरफ आप देखें तो वही है, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, कश्मीर हो। और यहाँ पे वाटर लॉगिंग है, आपका पानी जाएगा कहाँ? तो आपका पूरा कंक्रीट है। तो ये सब बहुत मेजर चैलेंजेस है जिसको हमें दूर करना पड़ेगा। जो आप शायद आपने पूछा भी अभी कि प्रॉब्लम हम समस्या से बचे कैसे, तो हमको वेस्ट मैनेजमेंट बेटर करना पड़ेगा, वेस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा और कंक्रीटाइजेशन को भी कम करना पड़ेगा। बिल्कुल तो जहाँ कंक्रीटाइजेशन रोड का है वहां पे हमें जैसे जहां जहां पॉसिबल है ग्रास पेमेंट्स लगाए, ताकि पानी जमीन के अंदर जाए। जमीन के अंदर पानी नहीं जाता है, वही तो वाटर लॉगिंग होता है। बिल्कुल। तो मतलब बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल चीजें हैं। जी बच्चे पढ़ते भी स्कूल में, हम लोगों ने भी पढ़ा था, हम लोग के टाइम कम, अब तो और ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो जी ये समझना जरूरी है कि बेसिक्स हमको ठीक करना पड़ेगा, जी क्योंकि मौसम किसी के कंट्रोल में, मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। हम लोग की एक मीटिंग भी थी जिसमें यूएस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की बात की गई थी। मौसम को बारिश कराना नहीं कराना, कैसे पोल्यूशन को हम चेंज, जी। मतलब पोल्यूशन के डायरेक्शन को अच्छा चेंज कर सकते हैं। जी सर, और तो वो अभी सब फिलहाल टेक्नोलॉजीज है। जी तो अभी फिलहाल सर हम ये कह सकते हैं, अगर हम इसका जमा जोड़ निकालें, कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अभी सितंबर में भारी बारिश होने का अनुमान यहां पर है पुख्ता तौर पर। कोई अभी बारिश से हम लोग को आराम नहीं मिलने वाला है अगले कुछ दिनों में। अच्छा सर, एक चीज, पहाड़ी इलाकों जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया सर, यहाँ पर भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने का खतरा इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है? और ये कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं? पहले तो सर हम जब बादल फटने की घटना सुनते थे तो कभी कभार होती थी, एक बार सुनने में आ गया कि भाई वहां फला जगह बादल फटा, पर आजकल बादल फटना इतना आम क्यों हो गया है? इसकी क्या वजह है सर? देखिए, वजह तो पर्यावरण को जो संकट है वो है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहाड़ों में हम कितने बड़े बड़े रोड्स बना रहे हैं, बड़े अच्छे रोड्स बना रहे हैं वैसे, बड़े मतलब आने जाने के लिए जी सुविधा काफी बढ़ रही है। जी लेकिन रोड्स बढ़ रहे हैं तो गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, बसेस की संख्या भी बढ़ रही है, बड़े बड़े ट्रक्स भी अब आने जाने लगे हैं। वो ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है कि पत्थर जो है, हिमालय जो पर्वत है, जो मेन हम उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर की बात करते हैं, तो मेन हिमालय पर्वत का एरिया, हिमालय पर्वत सबसे नए पर्वतों में से एक है, पहाड़ों में से एक है, पहाड़ श्रृंखला में से एक है। और जरा उसको हम जितना मतलब तोड़ते जाएंगे, उसको कंक्रीटाइज मतलब जो रोड बनाने के लिए, बाकी चीजों के लिए डिफोरेस्टेशन करते जाएंगे, उतना वो कमजोर होता जाएगा पहाड़ और पत्थर।
और वो फिर धीरे धीरे टूट टूट के मिट्टी बन जाता है, या जो ढह जाता है या बह जाता है, जो हम देखे जैसे अभी उत्तराखंड का गांव पिछले महीने ही बहा था, और वहां से शुरुआत हुई, फिर हिमाचल और कश्मीर, आगे चल के और भी जगहों पे अभी खतरा है और बिल्कुल। डर है। और ये मौसम ये खास करके होता कब है? जुलाई जून से लेकर और समझिए कि अगस्त तक होता था पहले, लेकिन अभी मुझे लग रहा है सितंबर में भी होगा, जी सर। और अभी होने की संभावना है। सितंबर तक, वैसे अगस्त तक खत्म हो जाता था पहले। जबकि इस बार अगर मतलब जो हम लोग का इंडियन साइंटिफिक कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो अभी बारिश का मौसम खत्म हो गया है। भादो जैसे एंड हो रहा है, अभी एंड होने वाला है। तो तब ऐसा नहीं होता था, सावन के एंड या भादो के शुरू शुरू तक ये जो मतलब जो लैंडस्लाइड्स या क्लाउड ब्लस्ट ये सब का प्रॉब्लम कम हो जाता था। और ये इसलिए भी हो रहा है कि बारिश बहुत तेज हो रही है, वहां भी बारिश तेज हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं जो क्लाउड्स जो है ना, मतलब सब कह सकते हैं नेचर में, जैसे हम लोग कंफ्यूज हैं, नेचर भी एक तरह से कंफ्यूजन में आ गया कि कब बारिश हो कब क्या हो। बिल्कुल। मतलब आप क्लाउड का पता नहीं, पेड़ कहाँ कट गए इतने सारे, तो कैसे मैनेज बिल्कुल। होगा एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बिल्कुल। चैलेंजिंग है। तो सर जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बन चुका है, जो एक अनियमितता आ चुकी है मौसम में, उसको लेकर क्या हम कर सकते हैं अपनी तरफ से? हम क्या उपाय कर सकते हैं कि ये जो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, जो जो इतना फ्लैश फ्लड्स आ रही हैं, इस पर रोकथाम हो जाए, इंसानी जिंदगी बच जाए? हम अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं सर? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा, यह बहुत जरूरी है। हम लोग कंस्ट्रक्शन जो करते हैं वो कंस्ट्रक्शन इको फ्रेंडली तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास। जी। बैम्बू है, गॉक्रिट है, जी। लाइमस्टोन है, इनसे अगर हम कंस्ट्रक्शन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इको फ्रेंडली रहेगा। एक तो दूसरा कि हम डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल ना करें, बल्कि हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। पेड़ क्या है, मिट्टी को और पानी को बांधता है वो, मतलब वो एक मतलब इकट्ठा करता है वो, तो उससे काफी एनवायरमेंट ठीक रहेगा। ये सब चीजें। दूसरा प्लास्टिक्स जो है, सिंगल यूज प्लास्टिक्स की सिर्फ बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मल्टीपल यूज प्लास्टिक्स को भी हम लोग कम करना होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक तो सरकारों के लिए आसान लगा तो उन्होंने बैन कर दिया, हालांकि अभी भी आप देख रहे हो सब जगह पे प्लास्टिक बिल्कुल। रहता ही है, बिल्कुल। कितना भी हम अवॉइड करें। तो ये जी। सब सिंपल स्टेप्स है, प्लस वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। इतनी पैकेजिंग की क्या जरूरत है? कभी भी कोई आपका डिलीवरी आता है, आप देखते हो कितनी पैकेजिंग होती है, तो पैकेजिंग भी रिड्यूस करें, और पैकेजिंग इको फ्रेंडली भी हो। जैसे अभी बहुत सारे फाइबर्स के ऑप्शन आ गए हैं, मेज है, कॉर्न है, और इवन बनाना लीव्स है, बहुत तरह के कोकोनट के बहुत सारे फाइबर्स हैं, उससे हम बना सकते हैं चीजों को, और जो बायोडिग्रेडेबल भी होगा और सेमी लिक्विड भी उसमें हम ले जा सकते हैं, जिससे जो बहुत सारे रेस्टोरेंट से लोग ले जाते हैं पैक करके, तो वैसे पैकेजिंग में हम ले जा सकते हैं ज्यादा। तो ये सब चेंजेस करना पड़ेगा अर्जेंट बेसिस पे, मतलब ऑलरेडी लेट हैं, तो बिल्कुल। अगर हमें करना है तो कल से करना है, मतलब कल जो बीत गया। नहीं सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए यहाँ पर। ये तो बहुत आसान सी चीज है, इसको हर कोई अपने इंडिविजुअल लेवल पर कर सकता है कि बस एक जो चीजें हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हैं हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल, जी। बिल्कुल कर सकते हैं, डुएबल है। और मैं भी काफी हद तक करता हूं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% करता हूं, जी। बट हाँ 90-95% तो करता ही हूँ। जैसे बॉटल लेके जाने की कोशिश करता हूँ हमेशा। बॉटल का रंग ऊपर से उड़ गया है, लेकिन अंदर का तो स्टील ठीक ही है, तो हम उसको यूज करते हैं। तो इस तरह की सिंपल चीजें हम कर सकते हैं, उससे बिल्कुल। बहुत आसानी। जैसे आज ही हम एक फंक्शन में गए थे, हालांकि पेपर के कप्स थे, लगभग 10-12 कप में पी जाता सुबह से शाम जी। तक, तो जी। वो 10-12 कप्स तो हमने बचा लिए। और बिल्कुल। प्लास्टिक का होगा तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा नुकसान है। बिल्कुल। तो इस तरह के बिल्कुल। छोटे स्टेप्स हैं, हम ले सकते हैं। और फंक्शंस में लोग आते हैं तो हम उनको कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज अपने बॉटल्स लेकर आइए। हमारे बहुत सारे दोस्त, एनवायरमेंटलिस्ट दोस्त खास करके, ये जो अवेयर है लोग, वो लोग बॉटल्स लेके जाते हैं या ग्लासेस लेके जाते हैं अपने। नहीं सर, बहुत अच्छे सजेशंस आपने दिए। अच्छा सर, जो मैदानी इलाके हैं जैसे दिल्ली एनसीआर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहां पर सर इतनी फ्रीक्वेंटली बाढ़ की स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है? क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इस चीज को बहुत ही फ्रीक्वेंट बना रहा है? हम देखते हैं कि दिल्ली में जरा सी बारिश हुई, दिल्ली वेनिस बन जाता है। हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जरा सी बारिश हुई, निचले इलाकों में पानी भर जाता है। और बिहार की स्थिति तो सालों से हम देख ही रहे हैं। तो सर क्या प्रॉब्लम्स हैं इतने ज्यादा फ्लड्स की? इसको कैसे अवॉइड देखिए करें? और मतलब इसको मतलब ये बार बार क्यों उत्पन्न हो रहा है, वो भी इतना फ्रीक्वेंटली? बिल्कुल, देखिए इसका एक एक है कि जो डैम्स होते हैं ना, तो डैम्स के अंदर सिल्ट जमा होते रहता है विद टाइम, और उस सिल्ट के बाद फिर ऊपर पानी आ जाता है। तो एक तो प्रॉब्लम वो है, डैम्स बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते थे पहले, एग्जांपल देता हूं आपको, पहले बाढ़ आता था तो बाढ़ 10 दिन के लिए आता था, 5 दिन के लिए आता था, और बहुत सारा फर्टाइल चीज लाके खेतों में छोड़ के चला जाता था। अब बाढ़ आता है 5-6 महीने के लिए, 4-5 महीने के लिए। जो आप बिहार यूपी की आपने बातें की, मैं दिल्ली एनसीआर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लड प्लेन्स में। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा हमारा मेजर प्रॉब्लम क्या है, एक बहुत ही यूनिक मतलब साइंटिफिक चीज है, जी। जो हमने देखा है, खुद से अपने आंखों से देखा पहले 12-14 साल पहले, लगभग 2011 में।
देसी गाय का गोबर और गोमूत्र जहां रहता है वहां मिट्टी के अंदर पानी जल्दी घुसता है, क्योंकि अर्थवर्म्स दिन में सैकड़ों बार ऊपर नीचे करते हैं। ये बहुत ही सिंपल चीज है। उससे क्या है, वाटर, पानी का जो लेवल है एक्विफर में बढ़ जाता है, तो आपको फ्लडिंग नहीं होगा और ड्राउट भी नहीं होगा। तो वाटर लेवल जो कम हो गया उसका ये भी कारण है कि वाटर सारा सरफेस से निकल के बह जाता है और समुद्र में चला जाता है, या बड़ी नदी में चला जाता है, या हमारा जो वाटर लॉगिंग रह जाता है ऊपर में, रोड्स के ऊपर। ये एक बड़ा मेजर चैलेंजिंग प्रॉब्लम। तो ये दो तीन चीजें हैं। प्लस हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है, जो आपने बोला कि वेस्ट इंक्रीज हमने कर दिया। अब गांव में भी आप देखेंगे तो लोग जो पहले पत्तल में खाते थे, जो आपको याद होगा अगर बचपन में कभी गांव गए हो तो, लीफ प्लेट्स में हम लोग खाते थे बिल्कुल पहले। बिल्कुल बिल्कुल, अब अच्छे से किसमें याद है खाते हैं सर। तो अब बिल्कुल प्लास्टिक में खाते हैं, बिल्कुल। और एक और जो थर्मोकोल में खाते हैं, और वही नहीं, खाने के बाद उसको जला देते हैं। अब बिल्कुल सोचिए आप कितना हम पोल्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल। पहले गांव में जो भी हम नाली का पानी होता था उसको हम लोग मोरी बोलते थे बिहार में, गांव में। वो कच्चा होता था, तो क्या होता था कुछ दिनों में ना, 5-6 दिनों में वो धूप से वो फिर कंपोस्ट बन जाता था अपने आप बिल्कुल से। आप सोचिए कितना फर्टाइल हो गया लैंड। जी कुछ सर। करने की जरूरत नहीं, हमें कोई खाद डालने की जरूरत नहीं थी, कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स। दूसरा, हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स ये सब डाल रहे हैं ना, ये भी अलग प्रॉब्लम है। हमारे बहुत सारे चीजों का जो इंटर रिलेटेड चीजें हैं, जो केमिकल्स जाते हैं पानी में, वो सब उसके कारण भी हेल्थ खराब होता है। और हम लोग को अब वापस गांव की ओर जाना बहुत जरूरी हो गया है। अभी आज ही हमारी कुछ ट्राइबल्स लोग के साथ मीटिंग थी, तो हमने बोला आप लोग खुशनसीब हैं कि आप लोग ट्राइबल्स हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। बिल्कुल सबसे खुशनसीब आप ही लोग हैं, सेकंड में गांव वाले हैं, थर्ड में छोटे शहर वाले, और सबसे मूर्ख हमारे जैसे लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर जैसे शहर में रह रहे हैं, बिल्कुल या बिल्कुल मुंबई जैसे बिल्कुल शहर सर। में। क्या खतरे ही खतरे हैं हेल्थ के लिए और जी। एनवायरमेंट के लिए। अच्छा सर, जो तो वो इस हम ये बिल्कुल सब करेंगे अगर, तो हमारा एक्यू लेवल भी कम हो जाएगा। एक्यू लेवल 100 से नीचे करना दिल्ली एनसीआर के लिए मुश्किल नहीं। हम ग्रैब कुछ दिन और ज्यादा क्यों नहीं लगाते हैं? हम बिल्कुल। सिर्फ इमरजेंसी मेजर्स के रूप में क्यों यूज करते हैं? वो थोड़ा एक ये चीज बढ़ाना पड़ेगा। मैंने पहले जी लिखा भी है, बोला भी है उसके ऊपर जी कि ग्रैब का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाना चाहिए। थोड़ा कष्ट होता है, बट हम जी समझते भी तभी है। जैसे कोरोना के टाइम आपने देखा होगा पानी साफ हो गया था, हम जी यमुना पे प्लांटेशन के लिए गए, इतना पानी साफ, हम यमुना में हमने कितने सालों बाद, 20-30 सालों बाद पैर डाला, हाथ डाला, बिल्कुल। पानी इतना साफ था। जी सर। और चिड़िया दिख रही थी साफ, जो चिड़िया दिखती जी नहीं है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, सब इंपॉर्टेंट है। और ये इसके लिए हमने ट्रीटी साइन किया है, भारत ने भी साइन किया है। एक जो बायोडाइवर्सिटी की ट्रीटी है, एक डिजर्टिफिकेशन एंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन की ट्रीटी है, और एक एक क्लाइमेट चेंज की ट्रीटी। इस पे हमने जी साइन किया है सबको, और जी सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। बायोडाइवर्सिटी हुआ तो लोग खुश होंगे, टेंशन नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पॉल्यूशन भी उससे भी कम बिल्कुल होता है। प्रेम से रहते हैं लोग, मिल के रहते हैं, जी बांटते हैं, शेयर करते हैं। अब सबको अलग अलग चाहिए तो बिल्कुल। पॉल्यूशन बढ़ेगा ना आपका।